हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हमारा जीवन कौशल में चौथा चैप्टर स्टार्ट है, जिसका नाम है शिक्षक की भूमिका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज चौथा चैप्टर है, आज का चैप्टर का नाम है शिक्षक की भूमिका। तो देखते हैं शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत देखते हैं हेडिंग के। शिक्षक को शिक्षा विधि को आसान बनाने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे नाटक आदर्श आदि। अगला पॉइंट है, शिक्षा में नाटक तकनीक छात्रों को सामान्य तकनीकों से एक कदम वापस लेने की अनुमति देती है। जो छात्रों को वैचारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों में बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक कक्षा में एक आदर्श के रूप में काम करता है और आदर्श की विशेषताओं का निरीक्षक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप छात्र शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण कर लेता है। यानी कि शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण यानी कि सीख लेता है, व्यवहार को उनको सीख लेता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक अपनी भूमिकाओं में निहित व्यवहार का उपयोग करके छात्रों को देखने व सोचने का नया तरीका प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक की भूमिका अगर प्रभावी होती है तो छात्रों पर इसका पुनर्बलन प्रभाव पड़ता है और वे हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा का केंद्रीय घटक विद्यार्थी होता है और उन्हें सही दिशा निर्देशन करने वाला शिक्षक होता है। अतः शिक्षक के व्यवहार के साथ साथ छात्रों का भी भविष्य बंधा होता है। अगला पॉइंट है, 1953 ईस्वी में सीयर्स ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की है कि अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो बालक उनके व्यवहार का भली भांति अनुकरण करना सीख जाता है। अगला पॉइंट है, शिक्षक जब आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है तो बालक उनके व्यवहार को चाहे
वह नकारात्मक ही क्यों न हो, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों न हो, जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि शिक्षक अगर सड़क पर गंदगी फैलाता है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षक अगर सड़क पर गंदगी फैलाता है या फिर धूम्रपान करता है, तो इसके लिए शिक्षक को किसी भी तरह का दंड नहीं मिलता है, तो बालक भी उनके इसी व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाते हैं। तो बालक भी शिक्षक के इसी व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाते हैं। अगर शिक्षक को इसके लिए दंडित किया गया होता तो छात्रों पर इसका पुनर्बलनकारी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे क्रीड, चांडलर आदि विद्वानों ने अपने प्रयोगों से इस तथ्य की पुष्टि की है। अगला पॉइंट है, अगर कोई शिक्षक जिसका छात्रों पर पुनर्बलनकारी प्रभाव नहीं पड़ता, तो छात्र उसके व्यवहारों का अनुकरण नहीं करते। आगे क्या है, शिक्षक की भूमिका प्रमुख रूपों में निम्न है, जो कि देखते हैं आगे। शिक्षक को सुविधा प्रदाता के रूप में देखते हैं, हेडिंग है हमारी, इसके अंतर्गत देखते हैं। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि वह कक्षा में सीखने के वातावरण का निर्माण करे तथा अध्यापन के तरीकों में आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करे। दूसरा पॉइंट है हमारा, शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों से परिचित हो, ताकि वह छात्रों को कक्षा के वातावरण के अनुसार ढाल सके। अगला पॉइंट देखते हैं अपना, छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करना तथा साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका यह भी है कि वह कक्षा की गतिविधियों में छात्रों के साथ सक्रिय रूप से भाग ले। अगला पॉइंट है, बच्चों को सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को शिक्षा की प्रकृतियों उसके उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान
करे। अगली हेडिंग है हमारी, देखते हैं शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में। शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं, इसमें पॉइंट है, पहला देखते हैं। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व की शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र, शिक्षक, अधिगम, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, विषय पर विचार विमर्श, अनुशासन हेतु सफलतापूर्वक तैयार कर सके। अगला पॉइंट है, नेतृत्व का मुख्य तत्व संसाधनों को उपलब्ध कराने से है। नेतृत्व का मुख्य तत्व संसाधनों को उपलब्ध कराने से है। इससे शिक्षण अधिगम सुचारू रूप से संचालित होता है। इससे शिक्षण अधिगम सुचारू रूप से संचालित होता है। अगली हेडिंग देखते हैं अपनी, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों को अनुशासन और लक्ष्य के प्रति जागरूक करे। इससे छात्र वास्तविकता से भी जुड़ेंगे और दूसरा, वह समय के अनुकूल अपने कार्य को करेंगे। अगला पॉइंट है, एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में। शिक्षक परामर्शदाता के रूप में देखते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत या शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पर किसी व्यक्तिगत पक्षपात रहित निष्पक्षवाद के ढंग से देखना चाहिए। अगला पॉइंट है, शिक्षक विश्वसनीय होना जरूरी होता है ताकि छात्र उनसे परस्पर संवाद स्थापित कर सके। अगला पॉइंट है, शिक्षकों की भावनाओं में एकरूपता का होना, गोपनीयता, मेलजोल की प्रवृत्ति उन्हें एक कुशल परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। उन्हें एक कुशल परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन करने में सक्षम बनाती है। तो आगे देखते हैं हम अपना अब लाइफ स्किल्स प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेतृत्व की शिक्षा का होना शिक्षक में क्यों आवश्यक है? नेतृत्व की शिक्षा का होना शिक्षक में क्यों आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन लिखे, इसमें ए वाला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम हेतु तैयार कर सके, या बी वाला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को अनुशासन हेतु तैयार कर सके, या फिर सी वाला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, विषय पर विचार विमर्श हेतु तैयार कर सके। विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, विषय पर विचार विमर्श हेतु तैयार कर सके। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये है उपरोक्त सभी, तो यही वाला हमारा आंसर
सही हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण हो, शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण हो और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी ना हो, और शिक्षकों की भूमिका प्रभावी ना हो, तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? भूमिका प्रभावी ना हो तो छात्रों में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आंसर देखते हैं अपना, अनुशासनहीनता का दोष उत्पन्न होता है, ये आंसर है हमारा। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? आंसर देखते हैं अपना, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बनाकर, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बनाकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर, उसके बाद उस नियम का उदाहरण देकर, नियम का उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? वो कहते हैं निगमन विधि कहते हैं। आंसर हमारा निगमन विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छात्र अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहा है, यदि कोई बालक या छात्र कक्षा का ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व क्या होगा? तो आपका दायित्व क्या होगा? आप शिक्षक रहेंगे, उस बालक के साथ में कैसा व्यवहार आपका होगा? ये आंसर है अपना ए वाला ऑप्शन। देखते हैं क्या होगा। छात्र को ईमानदारी का महत्व समझाएंगे, या फिर भी छात्र को यह बताना कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, ए व बी दोनों सही है आंसर, तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। आंसर सी सही है हमारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। छात्रों द्वारा लिखित कार्य को शिक्षक द्वारा कब जांचा जाना चाहिए? छात्रों द्वारा लिखित कार्य को शिक्षक को उस कार्य को कब जांचना चाहिए? लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए, क्वेश्चन का अर्थ यही है। आंसर क्या है हमारा? पूर्ण होने के बाद। अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार होगा? एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार होगा? इसका आंसर क्या है? सुधार का व्यवहार होगा। उन लोगों के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि उन लोग बुरे कामों को छोड़ करके अच्छे काम करने लगे, सुधर जाएं वो। अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते छात्रों का विश्वास जीतने आप छात्रों का विश्वास जीतने हेतु आप क्या करेंगे? छात्रों का विश्वास, ताकि आप छात्र आप पर भरोसा कर सकें, आप ऐसा क्या कार्य करेंगे? तो आंसर है हमारा छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। अगला क्वेश्चन है। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? शिक्षक की करनी और कथनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो देखते हैं, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का है, आंसर हमारा वो सही है। अगला क्वेश्चन है। एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए
क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं, ए वाला ऑप्शन वाक्पटुता या फिर बी वाला बुद्धिमत्ता तथा उच्च शैक्षिक निष्पत्ति, बुद्धिमत्ता तथा उच्च शैक्षिक निष्पत्ति, या फिर सी वाला उत्तरदायित्व, या फिर डी वाला उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर क्या है हमारा डी वाला सही है, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो अपना गणित को पढ़ाने के लिए, गणित को पढ़ाने के लिए और पहेलियां प्रभाव जीएस पढ़ावे देते तो और बोल मचाए। आगे देखते हैं, गणित को पढ़ाने के लिए और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं। गणित को पढ़ाने के लिए और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। आंसर क्या है हमारा देखते हैं, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आंसर है हमारा, इस पर काम करना कितना मजेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? पहला देखते हैं परासंज्ञान, दूसरा देखते हैं विश्लेषण, तीसरा है मनन। तो यहाँ पर आंसर है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो आंसर है हमारा बुरी किस्मत को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? आंसर देखते हैं अपना, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आंसर देखते हैं अपना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनको सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का
चयन करते हैं। विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? यह क्या सूचित करता है? आंसर है हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर रूढ़िबद्धता को, जेंडर रूढ़िबद्धता को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, आंसर देखते हैं अपना, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्वेश्चन मार्क आगे है, आंसर हमारा क्या देखते हैं, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है अड़ोस पड़ोस यानी कि आसपास के लोग, और तीसरा है हमारा समकक्षी, और चौथा है हमारा सरकार। तो हमारा चौथा वाला आंसर गलत है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? आंसर देखते हैं अपना क्या है, प्रश्न को प्रस्तुत करना आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के प्रगतिशील दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सही होगी? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सही होगी? आंसर देखते हैं अपना, सीखने में छात्र गतिविधि के महत्व पर जोर, सीखने में छात्र गतिविधि के महत्व पर जोर। तो आगे का क्वेश्चन लेते हैं अपना, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। और दूसरा पॉइंट है हमारा, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। और तीसरा है, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। अगला है, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो आंसर देखते हैं अपना, आंसर है हमारा पहला, दूसरा और चौथा।
पहला, दूसरा और चौथा आंसर इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, के साथ, के लिए या से, और दूसरा है के लिए, कामा, मध्य, कामा, से, और तीसरा है के बारे में, कामा, के माध्यम से, कामा, के लिए, चौथा है मध्य, कामा, के लिए, कामा, के साथ। तो आंसर हमारा ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो आंसर हमारा तीसरा सही है। तीसरा वाला यहाँ पर है जो कि सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किए। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं, यानी कि नॉर्मल हैं, और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है? संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है या कर रहा है? ऑप्शन ए देखते हैं, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, या फिर ऑप्शन बी, विभिन्न संस्कृतियों में एकता। पहला है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, बी नंबर है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, और सी नंबर है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, और डी नंबर है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी यानी कि चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को अगर हमारा चैनल और हमारा पढ़ाना और तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।